प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिवंश मैथ में। तो बच्चों मैं ज़्यादा कुछ समय खराब किए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बेटा इस बात पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और इसके बाद मैं आपसे सीधी अब बिना समय खराब किए हुए चलता हूँ संविधान पे। बेटा संविधान है क्या? तो प्यारे बच्चों ये संविधान, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान। बेटा सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है विधि। यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसमें उस देश के सभी कानून लिखे हैं उसे कहते हैं संविधान। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून होता है और वो जो कानून जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उसे ही कहते हैं संविधान। सम को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों, इसके विच्छेद में सम धन विधान। सम का मतलब समान, विधान का मतलब विधि। यानी जिस देश को चलाने के लिए जो लिखित कानून है और उसमें सभी के लिए समान विधि है उसे कहते हैं संविधान। बेटा संविधान में अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत। बेटा इसकी शुरुआत, प्यारे बच्चों संविधान की शुरुआत ऐसा कुछ माना जाता है, माना नहीं बल्कि है कि ब्रिटेन में हुई है। संविधान की शुरुआत जो है वो ब्रिटेन में हुई है। बेटा संविधान की शुरुआत किस देश ने की है? ब्रिटेन ने, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन कभी कहा जाता था कि इसका कभी सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में इसने कब्जा कर रखा था और इसने ही दुनिया को सबसे पहले संविधान दिया है। यानी शुरुआत ब्रिटेन में है। इसका संविधान प्यारे बच्चों अलिखित संविधान है। इसका संविधान कैसा है? अलिखित। अब बड़ी समस्या इस बात को लेकर होती है कि ये अलिखित का मतलब क्या है, मौखिक क्या है? तो बेटा इसका जो संविधान है एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इसका जो संविधान है वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी जो ब्रिटेन का संविधान है वो उनका जो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहा, वही उनका परिणाम है। और यहाँ तक और जो परंपराएं वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जो काम होना है इसके बाद ये होना है, यानी एक परंपरा, एक ट्रेडिशनल तरीके से उनका संविधान है। उनका संविधान बहुत ज़्यादा लिखित रूप से नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात को बता दूं कि जो अलिखित है ना, तो प्यारे बच्चों जो संविधान अलिखित है, हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, किताब में लिखा, गूगल में लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जब आप कुछ क्लास 6 या 7, 8 की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे या और डीपली जब पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं कि जो अलिखित एक भ्रामक शब्द है, भ्रामक है। बेटा ये अलिखित नहीं है, इसका संविधान में लिखित भी है, बहुत सारी चीजें इसकी लिखित भी हैं, बहुत सारी चीजें लिखित हैं। लेकिन क्या जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक परंपरा के रूप में हुई थी, इसलिए इसे अलिखित बोला जाता है, इसलिए इसको अलिखित बोला जाता है। अब इसके बाद इसकी शुरुआत, तो संविधान की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है प्यारे बच्चों? ब्रिटेन के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि ये एक अलिखित संविधान है। परंपराएं वगैरह यानी जो ट्रेडिशनल है, परंपराएं हैं, उनको ये संविधान अपना ऐतिहासिक विकास वगैरह से इनका चलता रहता है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत, अगर लिखित संविधान, शुरुआत किसकी? लिखित संविधान की शुरुआत। बेटा देखिए लिखित संविधान, इसकी शुरुआत जो है ये हमारे नई दुनिया जिसपे बोलते हैं। देखो संविधान की जननी, संविधान की शुरुआत वगैरह अगर ये की अगर बात की जाए तो संविधान की जननी किसका कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को, क्योंकि पूरी दुनिया को संविधान सबसे पहले किसने दिया था? ब्रिटेन ने। अब बात करते हैं अमेरिका के, तो सबसे पहले लिखित रूप से जो संविधान है यानी लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं, अमेरिका को नई दुनिया के रूप में भी जाना जाता है। ये जो नई दुनिया है ना अमेरिका, आज पूरी दुनिया का जो यूनो वगैरह सब अपने पास लिए सबसे महाशक्तिशाली देश है। कभी ये भी अमेरिका के, ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, ये भी आज़ाद हुए थे। आज़ाद होने के बाद इनको भी अपना संविधान बनाना पड़ा, तो इन्होंने क्या किया? दुनिया का पहला लिखित संविधान दिया। तो अब अमेरिका ने अपना संविधान कब दिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अमेरिका तो 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान लिखना शुरू किया था और अमेरिका ने लागू कब किया है? तो बेटा अमेरिका ने संविधान अपना 4 मार्च 1789,
4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू होता है। ये चीज हो गई अमेरिका के संविधान की, यानी संविधान की शुरुआत। तो आप एक चीज समझो, संविधान की शुरुआत किस देश से हुई? ब्रिटेन से। कैसा संविधान था? अलिखित संविधान था। इसके बाद फिर कौन आया? अमेरिका आया। अमेरिका ने कैसा संविधान था? लिखित संविधान था। नई दुनिया किसे कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूरी दुनिया के संविधान की जननी है, लेकिन याद रखना कंप्लीटली इसका संविधान अलिखित नहीं है। अब हम इसके बाद संविधान होता क्या है? तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी देशों को अपने चलाने के लिए जो विधि या कानून लिखा रहता है उसे कहते हैं संविधान। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों भारत का संविधान। तो अभी तो आपने संविधान समझा। संविधान क्या है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानून वगैरह होते हैं जिस पुस्तक में लिखे रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान को सबसे पहले शुरू किसने किया? तो ब्रिटेन ने किया। इसके बाद फिर कौन सा देश आया? तो अमेरिका आया। ब्रिटेन ने अलिखित रूप से शुरू किया और अमेरिका ने लिखित रूप से दे दिया। अमेरिका का संविधान कब आता है? 1787 में आता है। अब हम बात करते हैं भारत का संविधान। अब हम भारत का संविधान, भारत का संविधान। बेटा आप लोग जैसा जानते हो कि हमारा देश भी कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा है। मुगल काल के बाद अंग्रेज आए। इससे भी पहले दिल्ली सल्तनत, मराठा साम्राज्य, मोहम्मद गौर, तमाम अपना पिछला इतिहास है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले अगर भारत में संविधान की जो शुरुआत, कानून की शुरुआत हमारे ऊपर होती कहां से है? तो बेटा पहले क्या होता था कि पहले राजा हुआ करते थे, मुगल काल अपने कानून चलाते थे, अपने अपने क्षेत्र में बटे हुए थे। सबसे पहले आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमारे ऊपर कानून लागू करती थी। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमारे ऊपर कानून आए तो ब्रिटेन ने ही कानून लागू करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इसके बाद चलता रहा, अंग्रेज अपने कानून चलाते रहे। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई, ब्रिटेन से सीधा हमारे देश पे कानून चलने लगा और चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इस टाइप से अपने कानून चलते चलते धीरे धीरे जब हम गुलाम हो गए, गुलाम से जब हम लोगों ने संविधान की मांग की, संविधान सभा की मांग की, देश की आज़ादी की मांग की, तमाम आंदोलन हुए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? हमारे जब देश के निर्माता जो आंदोलनकारी थे इन्होंने क्या किया कि संविधान की मांग रखी, मौलिक अधिकारों की अलग से मांग रखी। तो धीरे धीरे इस प्रकार से चलता रहा और अंततः एक फाइनल डे आया कि सबसे पहले अगर बात की जाए 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की, 1922 में गांधी जी ने की, यंग इंडिया के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज पत्रिका के माध्यम से 1895 में की थी। लेकिन बेटा ये सब व्यक्तिगत मांगी थी। व्यक्तिगत का मतलब था कि पर्सनल, कि नहीं देखो हमारे देश को एक संविधान चाहिए। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, सरोजिनी नायडू है, इन्होंने अपने रूप से प्राइवेट मांग कर रखी थी। लेकिन अगर आपसे प्रथम भारत में संविधान की अगर पहली मांग किसने की? तो पहली मांग बीजी तिलक, बीजी का मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बेटा मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लेना, लाल बाल पाल तो समझ गए होंगे, गरम दल के नेता। तो बीजी तिलक ने, अब भैया इन्होंने मांग की कब? तो 1895 में। किसके माध्यम से की थी? स्वराज पत्रिका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पत्रिका। तो भारत में संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में। किसके माध्यम से की थी? तो स्वराज पत्रिका के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फिर स्वराज पत्रिका इसके बाद अंग्रेजों के सामने आई, उनका अपने आप प्रतिक्रियाएं चलती रही। इसके बाद फिर आपको पता है 1922 में, बीच में भी हुई है, तो गांधी जी ने की। ये इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी जब संविधान से पीछे की चीजें आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी हम संविधान को शुरुआत करके कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं। गांधी जी ने 1922 में यंग इंडिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी, पुस्तक थी, इसके माध्यम से की। 1928 में नेहरू जी ने की। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम औपचारिक मांग, पहली औपचारिक मांग। अब औपचारिक मांग का मतलब होता है कि सभी लोगों की तरफ से मांग। अब सबसे पहली जो औपचारिक मांग, तो हमारे दक्षिणपंथी एक नेता हुए जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय, जिनको शॉर्टकट में कहते हैं एमएन राय, यानी ये वामपंथी नेता थे।
वामपंथी नेता थे। इन्होंने एक औपचारिक मांग रखी कि संविधान सभा या हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए। ये एम.एन. राय थे, इनके बारे में भी अपना अलग इतिहास है। तो एम.एन. राय ने मांग की 1934 में। बेटा कब की? 1934 में एम.एन. राय साहब ने इसकी मांग की, संविधान की। लेकिन होता क्या, इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी मांग की, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की पहली मांग थी। राजनीतिक पार्टी की पहली मांग, राजनीतिक पार्टी की पहली मांग, यानी किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा पहली बार मांगा गया था। कब? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, नेहरू जी के द्वारा इसे मांगा गया था। ठीक है। अब इसके बाद 1935 में जब इसे मांगा गया, इसके बाद 1940 में अगस्त में इसको स्वीकार कर लिया गया, जिसको बाद में अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। जिसको बाद में अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। अगस्त 1940 में इसको जब फाइनल मांग को स्वीकार कर लिया गया तो इसको नाम दे दिया गया अगस्त प्रस्ताव। इधर क्या हुआ आखिर? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, इसी बीच में तो क्वेश्चन आपसे फंसे या पूछ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में चला। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता, अंग्रेजों को उधर यूरोप में तंग किया जा रहा था, उधर यूरोप में तंग किया जा रहा था, और इधर भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा अपनी संविधान की मांग, आज़ादी की मांग, ये सारी चीजें चलती रही थी। हालांकि इसमें भी गांधी जी का अपना अलग से रोल था, वो हम बताएंगे कभी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इधर 1940 में अंग्रेज जब मजबूर हो गए तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, उन्होंने क्या किया, संविधान की मांग को स्वीकार लिया। संविधान की, जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज यूरोप में तंग किए जाने लग रहे और इंडिया में इधर हमारे आंदोलनकारियों द्वारा जब तंग किए गए, तो क्या हुआ कि इन्होंने फाइनली मांग को स्वीकार लिया। कब? अगस्त 1940 में, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। जिसे क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव। प्यारे बच्चों, इसे क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव, जिसका नाम दिया गया। अब जब अगस्त प्रस्ताव में मांग स्वीकार ली गई, फिर आता क्या है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942। देखो, हम बहुत सारी चीजें जो बताने वाले नहीं थे वो भी मैं आपको बताने लग रहा हूं, क्योंकि मैं जहां से पढ़ाना चाह रहा था वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रहा हूं, थोड़ा स्पीड में मैं चीजों को हटा रहा हूं। तो क्रिप्स मिशन, अब क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? 1942 में। अब ये क्रिप्स कौन है? तो भैया, उस समय जब हम देश अंग्रेजों के गुलाम थे, अच्छा कोई भी हो, अब जिसके ऊपर हम कब्जा किए हो, सिंपल सी बात है, हम उसे इस तरह थोड़ी छोड़ देंगे कि हाँ हाँ भैया चलो चलो ठीक ठीक हम आपको छोड़े जा रहे हैं। तो अंग्रेजों को एक बात पता है कि किसी को भी आराम से धर्म के आड़ में उलझा दो और बस सब कब्जा किए रहो। ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस चीज को लेकर अपना जो है काम करना शुरू किया, और जो काम करना शुरू किया, अब वो क्या किया कि क्रिप्स मिशन को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की अपना प्रयास किया। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। अब क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्ष कौन था? तो भैया सीधी सी बात है, स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसके साथ 3 अन्य सदस्य थे। 3 अन्य सदस्य इसके साथ भारत में आए, लेकिन इसको अस्वीकार दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? इसको अस्वीकार दिया गया। अस्वीकार क्यों दिया गया? क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन ना तो हमें संविधान बनाना चाह रहा था, कुछ नहीं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डलवाना चाहता था। तो इसको कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और इसको अस्वीकार दिया कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। सही बात भी है, हटा यार, कहाँ यार। देखो, धर्म की अगर बात किया जाए तो धर्म का अर्थ होता सच। कोई भी धर्म, दुनिया में किसी भी धर्म का अर्थ ही सच होता है। ऐसा नहीं है कि धर्म की आड़ में आए कुछ लोग ये लड़ाई शुरू कर दी, ये कुछ नहीं। धर्म का मतलब है, तो देखो अंग्रेजों ने हमको धर्म में बांट कर हमारी सोने की चिड़िया को लूट कर ले गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम भारतीय हैं, हम ना कभी धर्म के लिए लड़े थे और ना लड़ेंगे। हमारे सबकी एक ही पहचान कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। तो आपको पता, अध्यक्ष जो है कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और इसके 3 अन्य सदस्य थे, और इसको अस्वीकार दिया गया, सिरे से खारिज
खारिज कर दिया गया। अब अंग्रेजों को जब इसे स्वीकार कर दिया, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया। अच्छा, इसका भी अलग अपना प्रस्ताव है। इधर सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया, सिंगापुर जैसे 11 देशों ने उसको मान्यता दे दे, और इसके बाद इधर यूरोप से इंडिया के ऊपर दबाव दे दिया गया कि या तो अंग्रेजों को आप भगाओ नहीं तो हम चढ़ाई कर देंगे। उधर अपना अलग इतिहास रहता है। तब जो है इंडिया ने जब उसके अंग्रेजों के खिलाफ अलग मोर्चा खोल रखा, और उसमें क्या किया कि 9 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब बोरिया बिस्तरा बांधने पड़ेंगे, अब कोई सिंधिया बचाने वाला नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति जब आई, तब जो है अंग्रेजों को लगा, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, और मैं आपको जो है संविधान बनाने के लिए मैं आपका कुछ उचित व्यवस्था अवश्य करूंगा। और आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, अंग्रेज घुटने टेक ही चुके थे। तो ऐसी स्थिति में आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आता है प्यारे बच्चों? कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते के बाद कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? 1946 में। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक तो होता अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। और इसके 2 अन्य सदस्य हैं, जिनका नाम क्या है? स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर ये अध्यक्ष बनकर आता है, और जबकि ये 2 अन्य क्या हैं? ये सदस्य हैं। इन्होंने क्या किया? हमारे संविधान के मंजूरी दे दी 1946 में। ये कहा, एक बात बताओ, मैं आपको आज़ादी दे दूं, आज़ादी के बाद आप क्या करोगे? आपके पास खुद देश चलाने के लिए कोई कानून है, कोई व्यवस्था है? तो हमारे भारतीयों के पास ऐसा कुछ खास था नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप अपना पहले संविधान बनाइए। संविधान बनाने के लिए इन्होंने मंजूरी दी। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जब मंजूरी मिली 1946 में, तो सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव हुआ। भाई संविधान है। अब बात यह है कि संविधान की मंजूरी तो मिल गई, संविधान बनाएगा कौन? संविधान लिखेगा कौन? अब जब बात यह है संविधान लिखेगा कौन, अब संविधान, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। कोई कौन लिखेगा? भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा होना चाहिए। तो अब जब ये बात आई, तो भैया अब हर एक भारतीय सदन में तो नहीं बैठ सकता, संविधान सभा में तो नहीं शामिल हो सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ? संविधान सभा का चुनाव होता है। मैं आपको बहुत जल्दी निपटाऊंगा इन सारी चीज़ों से। मैं जो नहीं पढ़ाना चाहता था, मैंने वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। संविधान सभा चुनाव। बेटा इसका चुनाव कब होता है? तो मैं आपको बताऊं, जुलाई अगस्त 1946 में इसका चुनाव होता है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट चुना जाना था। टोटल 389 कैंडिडेट हुए हैं। कुल सीटें कितनी हुई हैं? कुल सीटें जो हैं 389 सीटों पर चुनाव हुआ है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, देसी रियासतें, यानी सब अपने अपने सीटें चुनाव लड़ी हैं। 208 कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग जीतती है, 93 देसी रियासतें जीतती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से देसी रियासत चुनाव वगैरह होता है। 10 लाख लोगों पर एक सीट चुनी जानी थी। इसे बाद में अंतरिम संसद के रूप में भी जाना गया है। और आपको पता है होना चाहिए कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत 3 जून 1947 के तहत भारत पाकिस्तान बंटवारा होता है। इसके बाद 389 में से भारत के हिस्से में केवल 299 संविधान सभा की सीटें बचती हैं। और उन्हीं लोगों ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो याद रखना प्यारे बच्चों, 1946 में जब संविधान, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान का चुनाव हो जाता है, संविधान सभा का। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर पार्टी सब अपने अपने चुनाव में सब अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं। आपको याद रखना होगा कि संविधान सभा में आपको चीज बता दूं कि जो गांधी जी हुआ करते थे, गांधी जी ने संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। कुल कितनी महिलाएं थी? कई बार क्वेश्चन आता है। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने, कुल 15 महिलाएं चुनकर गई थी। और इसके बाद संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो संविधान सभा का गठन कब होता? पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो 6 दिसंबर 1946 नोट कर लेना। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। गठन होने के बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर को जब होती है, तब इसमें क्या होता है, यानी संविधान सभा, थोड़ा बता देते हैं।
संविधान सभा। चुनाव बनाव तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट में चीजें हैं। आपको कभी संविधान के विकास के ऊपर क्लास एक अलग से लेकर आऊंगा तो पूरी डिटेल से बताऊंगा। संविधान सभा, इसका गठन कब होता है? तो चुनाव होने के बाद संविधान सभा का गठन प्यारे बच्चों होता है 6 दिसंबर 1946 को। इसके बाद बैठकें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 12 बैठकें, 11 सत्र होते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें पहली यानी टोटल में आपको 3 बैठकें शुरुआत की इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ये आपको याद रखना, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में तीनों हुई हैं। इसमें खास ये है कि 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग ने देशी रियासतों ने इसका कंप्लीटली बहिष्कार कर दिया था और केवल 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। पहली बैठक में इसमें हिस्सा लिया था, नहीं, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, क्योंकि बाद में 1947 में फिर पाकिस्तान बट गया था तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। और इसके बाद इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे अस्थाई, इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे अस्थाई अध्यक्ष थे, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि फ्रांस की तर्ज पर बुजुर्ग व्यक्ति चुने गए थे, सबसे उम्रदराज। 11 दिसंबर ये भी फ्रांस कह रहे हैं, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठक होती है और इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये स्थायी अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर को क्या होता है, नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना को पेश किया जाता है। नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की। बेटा एक बार लाइन आपको बता दें, प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना संविधान के जो निर्माता थे उनको संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। ठीक है, यानी कि मैं अगर बात करूं कि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी को ही कहते हैं प्रस्तावना। इस प्रकार संविधान के 3 बैठकें बता दी, इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में अगर आप बात करूं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी दिन क्या क्या होता है? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं राष्ट्रपति चुने जाते हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रगान अपनाया जाता है, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। याद रखना, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसे कहां से लिया गया? गीतांजलि से। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे कहां से लिया गया है? बताओ भैया, कहां से लिया गया है? तो इसे कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। इसे कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। तो ये जो हो जाए, अब संविधान लागू। संविधान लागू कब होता है? संविधान को लागू करवाते हैं, संविधान लागू। संविधान लागू कब होता है? तो आंशिक रूप से, यानी संविधान का कुछ हिस्सा, आंशिक रूप का मतलब हो गया आधा संविधान लागू होना, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये आंशिक रूप से लागू होता है। इसमें इस दिन 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ।
284 सदस्यों के हस्ताक्षर। इसमें टोटल 12 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 12 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। बेटा आज भी संविधान को 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान पूर्ण रूप से लागू की अगर बात करें, पूर्ण रूप से लागू, तो बेटा संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। संविधान भैया लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, खूब विद्यालय में जाते हैं, बूंदी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं आखिर क्यों खाते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पता ही नहीं। आज मैं आपको बता दूं क्योंकि इस दिन क्या लागू हुआ था प्यारे बच्चों? संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। लगभग 64 लाख, कुछ हज़ार रुपये कम रह गए थे, लगभग 64 लाख रुपये लगे थे। इसकी कीमत आई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा 2 रूपों में काम करती थी, एक विधायिका के रूप में और एक जो है संविधान निर्माण के रूप में। जब संविधान निर्माण के रूप में कार्य होता था तब जो है SGB मावलंकर अध्यक्ष थे, और जब विधायिका के रूप में तब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इसके 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, BT कृष्णाचार्य और हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। और इसके बाद जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में समय लगा। इसके बाद अब मैं सीधा चर्चा करूंगा संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो इसमें हुआ क्या क्या। तो देखिए, इसमें टोटल अनुसूची जब संविधान लागू हुआ था तब थी 8, प्लस बाद में 4 और जुड़ी, कितनी हो गई? 12। भाग, बेटा भाग जो थे 22 तो तब थे, लेकिन कुछ संविधान में जुड़ जुड़कर उपभाग का खाप बनाकर टोटल भाग हो गए प्यारे बच्चों 25। और अनुच्छेद लगभग अगर हम बात करें 395 से बढ़कर अब वर्तमान में हो गए 448 प्लस हो चुके हैं। अब तक लगभग 105 संशोधन संविधान में हो चुके हैं। और याद रखना, संशोधन केवल वही माने जाते हैं जो विशेष बहुमत से माने जाते हैं, बाकी संशोधन को माना नहीं जाएगा। अब हम सीधा चर्चा करते हैं भाग पे। संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। इसमें दिया क्या है? तो संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब हो गया पूरा देश, और वह उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो मैं सीधा अब चर्चा करूंगा, ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा, वैसे बाकी बहुत कुछ बताने का है। अनुच्छेद 1 पे। अनुच्छेद 1 का मतलब होता है इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 का मतलब हो गया, सबसे पहले बात किया जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। तो बड़ी विवाद हुआ था कि देश का नाम क्या होना चाहिए। तो आपको पता है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन के लोगों के बीच में आपस में बहस हुई। कुछ लोग कहते हैं इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंडिया का नाम मॉडर्न नाम इंडिया होना चाहिए। हमारे देश का नाम इंडिया और भारत में जब विवाद हुआ तो इस बात को लेकर जब संविधान सभा के सामने गया तो संविधान सभा ने कहा ठीक है। संविधान सभा के लोगों ने बाबा साहब से सामने गया तो उन्होंने काम करते इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत ही इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। और भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब होगा यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के जो राज्य हैं वो किसी समझौते के तहत नहीं शामिल हुए हैं, वो भारत के हिस्सा थे, हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद उसमें भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें अब भारत राज्यों का एक संघ है और एक भारत राज्यों का क्षेत्र है। तो अगर आपसे देखा जाए तो भारत राज्यों का क्षेत्र होगा और संघ होगा, तो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर इस बात का है कि वो अपने अपने अलग अलग रूप में अर्थ समेटे हुए। क्षेत्र का अगर बात करें, क्षेत्र का मतलब हो जाता है संघ से बड़ा। तो अनुच्छेद 1 का मतलब हो गया देश का नाम। सबसे पहले हम बात करेंगे देश का नाम। तो इंडिया
दैट इज भारत। इसके बाद इसी में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ब्रैकेट में यूनियन जरूर लिख लेना बेटा। यूनियन एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। यूनियन का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि कोई भी राज्य किसी देश के समझौते से नहीं बना है। यूनियन का एक ही मकसद हुआ कि बेटा तुम भारत के हो और तुम कभी भी जीवन में अलग नहीं हो सकते हो। और जबकि फेडरल का मतलब होता है राज्य जो है, यानी देश में जो राज्य है वो किसी समझौते से जुड़े हैं। जैसे अगर आपको पता है अमेरिका में जो होता है वो सब फेडरल है। अब हमारे देश में अगर अब बात आई, बाबा साहब से ये कहा गया कि यूनियन लिखोगे कि फेडरल। अब भाई यूनियन, तो बाबा साहब ने कहा देखिए लिखा जाएगा यूनियन लेकिन काम होगा फेडरल। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए हम कहां के नागरिक, तो भारत के नागरिक। हमारे ऊपर कहां के कानून लागू होंगे, भारत के कानून लागू होंगे। हमारे देश में कितनी संसद, तो एक संसद। हम कहां के नागरिक, भारत के नागरिक, यानी जो कानून लागू होते हैं भारत के। अब देखिए केंद्र की अलग शक्तियां, राज्य की अलग शक्तियां। केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तो राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी अब हम फेडरल भी हो गए। तो इस प्रकार हमारा देश अर्ध संघवाद, सेमी फेडरल का लक्षण रखता है। हम क्योंकि जब हम देश की बात आती तब हम एक खड़े हुए मिलते हैं, जब देश की बात होती है तब हम एक हो जाते हैं। और वैसे क्या हम कभी राज्य के नागरिक हैं, सॉरी राज्य के नहीं, राज्य की शक्तियां अलग हैं, वो मुख्यमंत्री है, कोई राज्यपाल है, अपना हाई कोर्ट है, केंद्र में अलग शक्तियां हैं। लेकिन जब देश की बात होती है तो अनेकता में भी एकता है, यानी हम यूनियन हैं, हम एक हैं। अब बात आती है कि संघवाद। अब इसमें अगला पॉइंट होता है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। 3 क्षेत्र का मतलब राज्य, केंद्र शासित राज्य, राज्य केंद्र शासित राज्य, और तीसरा हो जाता है ऐसे क्षेत्र जिसे कभी भी राज्य द्वारा, या राज्य का मतलब देखो राज्य कोई ऐसा नहीं कि केवल स्टेट की बात हो, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में अलग है, जिसे कभी राज्य द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए। तो ऐसे क्षेत्र जिसे कभी राज्य द्वारा, तो अनुच्छेद 1 में देश को 3 भागों में बांटा गया, राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया। एक तो कंप्लीट राज्य, एक केंद्र शासित राज्य, और ऐसे राज्यों कभी भी केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए उसे कहते हैं। अब वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल राज्य हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। वर्तमान में भारत के पास कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है। इसके बाद अगर इसमें हम बात करें अगला अनुच्छेद 1 में, तो फटाफट बताएं अनुच्छेद 1 भारत संविधान का भाग किससे संबंधित है, संघ यानी केंद्र। संघ का मतलब केंद्र, व उसका राज्य क्षेत्र यानी कहां कहां तक फैला है। आपको पता होना चाहिए समुद्र से कितनी सीमा तक हमारा देश है, कहां पर हमारी देश की सीमा है, कहां पर किस देश के कानून लागू होंगे, ये सारी चीजें कहां पर लिखी हैं, संविधान के भाग 1। और हमारे देश का नाम क्या होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा है हमारे देश में राज्यों का संघ है, या राज्य कभी टूट सकते हैं, किसी समझौते के तहत नहीं बने हैं। ये सारी चीजें संविधान के भाग 1 में लिखी हैं। बाबा साहब ने संविधान में जो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, जबकि यूनियन और फेडरल का अंतर हम आपको कायदे में बता चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु का मतलब ये हो गया कि हमारे ऊपर किसी भी राज्य का, किसी भी दूसरे देश के कानून या नियम कायदे नहीं लगेंगे। कोई भी देश आ जाए हम संप्रभु, हम अपने खुद कानून बनाएंगे और हम ही अपने कानून चलाएंगे। आप किसी देश की इतनी औकात नहीं है जो हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे प्यारे देश के ऊपर कोई अपना कानून चलाए आकर। ठीक है। तो ये किसी की इतनी हस्ती नहीं है। और अगर हम चाहें तो दूसरे देश का या किसी का अधिग्रहित किया हुआ क्षेत्र हम चला सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2, बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है। अनुच्छेद 2 का मतलब हो गया नए राज्यों का सृजन, नए राज्यों का सृजन। लेकिन याद रखना ऐसे राज्य जो वर्तमान में भारत के हिस्सा नहीं है, भारत के हिस्सा नहीं है।
नए राज्यों का सृजन, यानी भारत में, यानी कह रहा है कि नए राज्यों का सृजन और जो वर्तमान में देश के हिस्सा नहीं है ऐसे राज्यों का निर्माण। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों का सृजन जो वर्तमान में भारत के हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 का मतलब हो गया नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, लेकिन जो अस्तित्व में हैं, यानी जो वर्तमान में भारत के अस्तित्व में हैं, यानी जो वर्तमान में भी भारत के अस्तित्व में है। अब ये दोनों शक्तियां किसके पास है? तो संसद के पास है। नए राज्य का निर्माण, जैसे आपको पता सिक्किम वगैरह हो गया, और इसके बाद नए राज्यों का सृजन जो अस्तित्व में, ये सब शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास। अब अनुच्छेद 2 का मतलब हो गया कि अभी मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्यों का गठन जो वर्तमान में जो भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो अनुच्छेद 2 में आता है। और ऐसे राज्य जो वर्तमान में भारत का हिस्सा हैं और उनमें नए, जैसे मान लीजिए अभी आंध्र प्रदेश के काटकर तेलंगाना को बनाया गया, या जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित राज्य बना दिए गया, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था, बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया था। इस प्रकार नए राज्यों का जो सृजन होता है वर्तमान में हिस्सा है, उनकी नाम, इनकी सीमा को निर्धारण करना, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। होता क्या है कि ऐसे राज्यों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति सबसे पहले जो बिल होगा वो उस राज्य को भेजेगा। अब उस राज्य के एक समय, एक सीमा निर्धारित होती है, उस समय सीमा के अंदर उस राज्य को बिल को पारित या जो कुछ या उसको फेल करके उसको भेजना रहता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए मजबूर नहीं है। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के बाद उसके पास पावर है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसका एक नियम है। अगर राज्य नहीं भेज रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो बिल राज्य ने मंजूर कर दिया है और अपना जो है उसका निर्माण हो जाता है। यानी कुल मिलाकर इसमें संसद ही पावरफुल रहती है, इसमें कोई खास नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद में जो सरकार होती है उसी का रहता है अक्सर। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 का मतलब होता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो नए राज्यों का निर्माण हुआ है उसमें जो संशोधन होगा वो साधारण विधि से होगा। बेटा साधारण विधि का मतलब होता है सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/2 भागों से पारित जो बहुमत होता है वो साधारण बहुमत कहलाता है। और ऐसा जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन है वो साधारण विधि से ही कहलाएगा, साधारण विधि से ही संशोधन कहलाएगा अनुच्छेद 2 और 3 में। यह अनुच्छेद 4 कहता है कि भैया देखो 2 और 3 में संशोधन तो ठीक है, लेकिन वो विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से काम चलेगा। अब बात फंसती है 1960 की। एक टॉपिक और बताते हैं, फिर यहीं पर आप लोगों को आज के लिए समाप्त करते हैं। लिखाते नहीं, इसे बताते हैं, आप लोग नोट कर लेना। 1960 में क्या रहना था कि आपको पूर्वी पाकिस्तान, जिसको वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बेरुवाड़ी का मामला फंसा। कुछ जमीन को आदान प्रदान करना था। तो जब भारत की सरकार ने इस बात के लिए पूछा कि हम जो है कुछ जमीन जो है पाकिस्तान को देना चाहते, तो इसके लिए बड़ा बवाल हो गया, सदन में भी बवाल हुआ कि जो है आप कैसे जमीन दे सकते हो। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए संसद सुनिए, आपके पास पावर तो है, ठीक है, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं है कि आप देश की दूसरे की जमीन तो ले सकते हो लेकिन अपनी जमीन नहीं दे सकते हो। तब सदन ने कहा फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, आप दूसरे को दे सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करिए। तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन माना जाता है। और 9वां संविधान संशोधन 1960, याद करो 9वां संविधान संशोधन 1960 में, 9वां संविधान संशोधन 1960 बेरुवाड़ी मामला के अंतर्गत भारत की कुछ जमीन पाकिस्तान और कुछ जमीन पाकिस्तान से भारत को लेकर इस विवाद को सुलझाया गया। इसके बाद भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा विवाद निपटारा 2015 में 100वां संविधान संशोधन होता है। इसके बाद जो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, तब उस समय कितने राज्य थे, फजल अली आयोग, यशकेधर आयोग, जेबीपी समिति, ये इसके बाद जो है फजल अली आयोग के बारे में आपको अब हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं पर, जय हिंद।